वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदे किलोर। आज हम जानेंगे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट क्या होता है और इसके डिजिटली जो भी कंटेंट होता है उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। आपने रिसेंटली ये बात सुनी होगी कि हमारे जो IT मिनिस्टर थे उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। द सेम थिंग हैपेंड विद द शशि थरूर। उनके साथ भी बेसिकली उनका ट्विटर अकाउंट लॉकडाउन हो गया था आफ्टर IT मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद जी हैं उनका अकाउंट हो गया था। जब किसी का अकाउंट लॉक हो जाता है तो ट्विटर उनको मैसेज भेज देता है कि योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड बिकॉज ट्विटर रिसीव्ड ए कंप्लेंट इन डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो रविशंकर प्रसाद जी को ट्विटर का मेल आया कि उनके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है क्योंकि DMCA एक्ट के तहत एक कंप्लेन रजिस्टर की गई थी ट्विटर के साथ एंड हेंस उनकी कॉपीराइट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। लेटर ऑन आफ्टर एन आवर और सो जब रविशंकर प्रसाद जी ने उनको जो भी प्रोसेस होता है उस लॉक को हटवाने का वो फॉलो किया तो द अकाउंट वॉज अवेलेबल फॉर द यूज। हम समझते हैं कि ये DMCA क्या होता है। अब ट्विटर ने ये बात कंफर्म की थी कि जो मिनिस्टर हैं IT मिनिस्टर उनका अकाउंट डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत ब्लॉक किया गया था। अब हुआ क्यों था ये बात ध्यान रखिए। सोनी म्यूजिक एक कंपनी है, उन्होंने कंप्लेंट की थी रविशंकर प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट के लिए। क्यों? कि उन्होंने कोई कॉपीराइट वायलेशन की थी। अर्थात सोनी म्यूजिक का एक गाना था AR रहमान का, उसको रविशंकर प्रसाद जी ने अपने ट्विटर पर यूज कर लिया था। यानी कि जो उनकी कॉपीराइट पॉलिसी है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सोनी म्यूजिक की, वो इन्होंने यूज कर लिया था एंड हेंस सोनी म्यूजिक कंप्लेन टू ट्विटर कि इस अकाउंट को बैन कर दीजिए या फिर इस जो ट्वीट है या जो ये कंटेंट यूज किया जाए है इसको हटा लीजिए। कंप्लेन से ये वायलेट हुआ सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के बाद। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है क्या। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्ट है। ठीक है, 1996 में ये एक्ट बना था और इसका एम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रिजर्व करना। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो भी मेंबर्स हैं उसके अंदर ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कॉपीराइट वायलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। क्या हुआ? 1998 में ये पास हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन द US एंड इज अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन द इंटरनेट। एक लॉ बनाया गया इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंटरनेट पर भी अगर किसी ने कुछ अपना इंडिविजुअल नया ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट किया है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इस चीज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? आप इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट से पहले जब जैसे इंटरनेट का बूम हुआ 1990s में, तो किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट कर कर आपने कोई फोटो बनाई, आपने कोई आर्ट बनाई, उसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर कर कहीं और यूज कर सकता था। सो इस प्रकार से जो कंटेंट क्रिएटर था उसको फायदा नहीं मिलता था और उसकी जो कमर्शियल वैल्यू थी कोई और एक्सप्लॉइट कर लेता था। इस चीज को रोकने के लिए एक एक्ट आता है DMCA एक्ट, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। बिल क्लिंटन ने इसको सॉ किया था। इस एम का पर्पस है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की दो ट्रीटी हैं। ठीक है, 2 ट्रीटीज, इन दोनों को इंप्लीमेंट करना। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ये दोनों की दोनों ट्रीटी है। 193 देश जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, उन सब ने साइन की हुई है। तो यानी कि पूरे के पूरे विश्व में जिसने भी ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी साइन की हुई है उसको इंप्लीमेंट करने का काम है DMCA का। वीपो मेंबर्स दिसंबर 1996 में अग्रीड हुए 2 ट्रीटी से। कौन कौन सी ट्रीटी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। 2 ट्रीटी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की कॉपीराइट ट्रीटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एंड द फोनोग्राम्स ट्रीटी। इन दोनों ट्रीटी के तहत दोनों की दोनों ट्रीटी क्या करती है कि जिन जिन मेंबर नेशंस ने ये साइन किया हुआ है या जो भी इसके सिग्नेटरीज हैं, they need to provide in their respective jurisdiction protection to the intellectual property that may be created by the citizens of different nation। मतलब कि अगर किसी ने और US में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो भी वीपो मेंबर्स हैं, जो भी वीपो सिग्नेटरीज हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने कंट्री के अंदर। यानी इंडिया के अंदर भी अब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई इंटेलेक्चुअल कंटेंट US में क्रिएट हुआ है। सेड जो ये प्रोटेक्शन होती है ये किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक कॉपीराइट होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, भाई देखिए US में एक म्यूजिक आर्टिस्ट है एमिनेम हो गए। ठीक है, एमिनेम कोई सॉन्ग बनाते हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या फिर जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अब इंडिया में आप ले लेते हैं हम AR रहमान को।
ए आर रहमान कोई सॉन्ग बनाते हैं, राइट। अब जो ए आर रहमान को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो इंडियन आर्टिस्ट को अवेलेबल है, क्योंकि यूएस और इंडिया दोनों वीपो सिग्नेटरीज हैं, तो अब हमें वही एमिनेम को या फिर बेसिकली जो भी कोई यूनाइटेड नेशंस या किसी और कंट्री के डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको अकॉर्ड करनी पड़ती है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन टू द डिजिटल कंटेंट, ठीक है। और यूएस में इसके लिए एक स्पेसिफिकली एक्ट बनाया हुआ है, डीएमसीए एक्ट। अब क्या होता है, यूजुअली सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये पहले से बनी हुई थी, 1967 में बनी हुई थी। 1990s में जैसे इंटरनेट का विकास हुआ तब इन्होंने कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को डिजिटल कंटेंट में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की। इंडिया एक्सपेंड कर दिया गया। देश आज तक 193 जो देश हैं भारत के साथ इंक्लूड करके बेसिकली वीपो के मेंबर्स हैं। ये डीएमसीए का जो नोटिस है ये कौन जनरेट कर सकता है एंड हाउ आर दे सेंट टू द कंपनीज और द वेबसाइट। इसको समझने का मतलब यह है कि अगर आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है और आप किसी और डिजिटल वेबसाइट पर आपने देखा कि आपके कंटेंट को यूज किया जा रहा है, तो आप उस वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हो उस कंटेंट को हटाने के लिए, क्लेमिंग कि ये मेरा कंटेंट क्रिएटेड है और आप ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, इसको ये इलीगल यूज किया जा रहा है क्योंकि मैंने तो इसको लाइसेंस नहीं दिया। क्या होता है, कोई भी एनी कंटेंट क्रिएटर ऑफ एनी फॉर्म जो ये मानता है कि ओरिजिनल कंटेंट उसने बनाया था, उसको कॉपी कर लिया गया है किसी भी यूजर या किसी वेबसाइट के द्वारा विदाउट ऑथराइजेशन, अगर परमिशन देंगे तो ऑब्वियसली दैट मींस यू हैव गिवन द परमिशन, विदाउट ऑथराइजेशन अगर यूज कर रहा है, कैन फाइल अ कंप्लेंट, कैन फाइल एन एप्लीकेशन साइटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन और वायलेटेड। ऐसे में जिस भी कंपनी को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, दे विल हैव टू फिगर आउट कि आप अगर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूं। अगर आप उसको, उनको पता चल जाता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, दे विल डिलीट दी। यूजर कैन ईदर अप्रोच दी वेबसाइट जिस पर कंटेंट होस्टेड है या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक dmca.com, राइट। सीधा अगर वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनको कांटेक्ट करने की, तो आप dmca.com जैसी जो थर्ड पार्टी है उनके साथ भी डील कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इसी काम में डील करती है, काइंड ऑफ लीगल सर्विसेज देते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इस पर क्रिएटर्स कैन डायरेक्टली अप्रोच द प्लेटफॉर्म विद द प्रूफ ऑफ देम बीइंग ओरिजिनल क्रिएटर्स। तो अगर आपने कुछ गाना बनाया है, उसको ट्विटर पर कोई इलीगल यूज करता है, तो आप सीधा ट्विटर को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज सारे के सारे उन्हीं नेशंस में ऑपरेट करती हैं जिसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी साइन की हुई है। द होल वर्ल्ड हैव ऑलमोस्ट साइंड इट। एक दो कंट्री है जैसे साउथ सूडान हो गया, उन्होंने नहीं साइन किया। They are obligated to remove the said content if they receive a valid and the legal DMCA takedown notice। तो मतलब कि ये सारी की सारी कंपनीज किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं, और यही हुआ था रविशंकर प्रसाद जी के साथ एंड अगेन शशि थरूर के साथ। एक ने एक गाना है रास्पुतीन, उसको यूज कर लिया था रविशंकर प्रसाद जी ने ए आर रहमान का एक गाना यूज किया था, तो सोनी म्यूजिक ने एक डीएमसीए की कंप्लेंट फाइल की ट्विटर के लिए, तो उसने कॉपीराइट वायलेशंस के तहत पर ये हटा दिया था। कॉपीराइट्स के लिए याद रखिएगा कि ये जो वीपो है ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, पेपर 2 का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में, सो ध्यान रखिएगा। वीपो है कौन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1967 में बनी है, यूनाइटेड नेशंस की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक है। आउट ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी इट इज वन ऑफ इट। इसका काम पूरे के पूरे विश्व में प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और सारे के सारे देशों में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर कोई भी कंटेंट या कोई भी ओरिजिनल चीज कहीं पर भी क्रिएट की गई है, चाहे वो चाइना में हो, यूएस में हो, फ्रांस में हो, उसको पूरे के पूरे विश्व में सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके। दिस एक्सटेंड्स टू सेवरल थिंग्स, जैसे कि अगर आप फोन बनाते हैं, जो पेटेंट्स होते हैं, मोबाइल फोन, इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, म्यूजिक जो हो गया, ड्राइंग्स जो हो गई, पेंटिंग्स जो हो गई, मूवीज जो हो गई, सबसे संबंधित है, राइट। आप जानते भी होंगे, अगर आप में से कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स है तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी हॉलीवुड मूवी का म्यूजिक यूज कर लेते हैं तो फिर यूट्यूब पे कॉपीराइट वायलेशंस हो जाती है, वो ब्लॉक कर देते हैं चैनल को या फिर आपके वीडियो को डिलीट कर देते हैं, राइट। दिस वाज व्हाट द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट वाज, जिसके तहत ये ट्विटर ने एक्शन लिया था आईटी मिनिस्टर्स के ट्विटर अकाउंट पर। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल मेरे ही कॉपीराइटेड है, आई हैव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ दिस। बाकी मैं इन सब सोशल मीडिया पर भी हूं, इस पर मैं जो कंटेंट डालता हूं वो मोर और लेस मेरा कंप्लीटली कॉपीराइटेड है। यू आर फ्री टू यूज विदाउट माई परमिशन। मैंने पहले ही मतलब एज इन की अज्यूम्ड परमिशन आपके पास, मेरा कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट हो तो आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वरी अबाउट द कॉपीराइट वायलेशंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।